हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी के हम रिवीजन कर रहे हैं। ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये पार्ट इसका 3rd है। 2 वीडियो पहले हमने यूनिट 3 का रिवीजन बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रिवीजन के नाम से है। तो इसमें हम आज जो यूनिट 3 है उसको कंप्लीट कर देंगे। एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट के सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं जो कि 1000 रुपीज़ का है। इसमें 20% ऑफ के साथ आपको मात्र 800 में पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या फिर आप डायरेक्ट कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। फ्री में इसमें टेस्ट दे सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ जो है वो ऐप में ही आप पढ़ सकते हैं। तो आप देर ना करें, ये कोर्स को आप परचेज़ कर लें। इसमें सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी जो कि यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का सिलेबस है, वही सेट के एग्ज़ाम में आता है। तो आप अगर सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो इसमें हम रिवीजन करेंगे यूनिट 3 का, जो आज इसका पार्ट 3 है, सामाजिक भिन्नता। सोशल डिफरेंसेस भिन्नता जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि पर होती है। जो सामाजिक भिन्नता होती है, सोशल डिफरेंस होती है, वो जाति पे आधार पे हो सकता है, जैसे उच्च जाति, निम्न जाति। धर्म, अल्पसंख्यक धर्म, जो जिसमें संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक वाले जो धर्म हैं, और अल्पसंख्यक वाले धर्म, उनके आधार पे भी भिन्नता देखी जाती है। लिंग के आधार पर वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये समाज में व्यक्तियों के बीच को अंतर को दर्शाता है। जो अंतर को दर्शाता है उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ये व्यक्ति के समाज में व्यक्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसको स्तरीकरण कहते हैं। पदानुक्रम हायरार्की, समाज में उच्च और निम्न पद का निर्धारण। जो व्यक्ति जिस पद पे है, जिस पोस्ट पे है, जो उसने अचीव किया, जिस व्यवसाय में है, तो वो उसके आधार पर भी उच्च और निम्न पद की जो हायरार्की होती है उसमें भी भिन्नता, सामाजिक भिन्नता जो है वो देखी जाती है। इसमें असमानता देखी जाती है। जाति व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो ये भी समाज में स्तरीकरण जो है वो दिखाई देता है। तो पद के आधार पर भी उच्च और, जैसे जो पद हैं, जो व्यक्ति को पोस्ट मिली है उसी के हिसाब से उसकी प्रतिष्ठा होती है समाज में। तो जैसा पद है उसकी वैसी प्रतिष्ठा है। उस हायरार्की में भी उच्च और निम्न पद की प्रतिष्ठा जो समाज में है व्यक्ति की डिसाइड करते हैं, स्तरीकरण का कार्य करते हैं। असमानता, संसाधनों और अवसरों और अधिकारों में असमानता। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, अवसर भी उसको ज़्यादा मिलते हैं। इसी कारण उसके अधिकारों में जिस व्यक्ति के पास जो निम्न वर्ग से है उसके पास संसाधन कम है। जब संसाधन कम है उसको अपॉर्चुनिटी, अवसर भी कम मिलेंगे। उसके जो अधिकार हैं उस अधिकारों में भी उसकी असमानता जो है वो देखी जाती है। इसी को भी स्तरीकरण कहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता ये स्तरीकरण का कारण है। हाशिए पर रखना, मार्जिनलाइजेशन, कमज़ोर जो वर्ग होता है, कमज़ोर जो लोग होते हैं, कमज़ोर समूह होता है, वो मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए दलित समाज, आदिवासी, महिलाएं, इनको जब मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाता है, बाहर हो जाते हैं, तो इनको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ये हाशिए पे होते हैं। तो ये इनके हमने रिवीजन किया इसके बारे में। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं उनको हम एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। जो सामाजिक भिन्नता है, पदानु हायरार्की, असमानता, जो हाशिए, मार्जिनलाइजेशंस हैं, इनसे संबंधित समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने अपना जो महत्वपूर्ण विचार दिया है स्तरीकरण से, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से संबंधित,
तो वर्ग संघर्ष, शोषण, उत्पादन के साधन, ये इनके मुख्य विचार हैं कार्ल मार्क्स के, सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित हैं। इसमें ये अपना सिद्धांत में कहते हैं कि जो समाज है वो आर्थिक वर्गों में बटा हुआ है। जो उच्च वर्ग, जो संघर्ष होता है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में होता है। तो आर्थिक वर्गों के बीच में बटा हुआ है, और पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में जो संघर्ष होता है वो आर्थिक वर्ग के कारण होता है। मैक्स वीबर, इनके प्रमुख विचार जो स्तरीकरण से संबंधित हैं, हायरार्की से संबंधित, वर्ग, प्रतिष्ठा, सत्ता। तो इन्होंने भी समाज में स्तरीकरण की स्थिति की व्याख्या की है कि जो वर्ग हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो वो बनते हैं, वो भी समाज में उस व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा है उस हिसाब से भी वर्ग बनते हैं। जो उसको पद, जो उसने अचीवमेंट की है, जो उसने व्यवसाय करता है, उस प्रतिष्ठा, जो व्यवसाय के साथ उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज में, उसमें भी हायरार्की जो है वो स्तरीकरण जो है वो पाया जाता है। सत्ता, व्यक्ति के पास जैसी पावर है, जैसे इसकी समाज में अगर जो प्रतिष्ठा है, उसके पास जो पावर है, उसके कारण भी स्तरीकरण समाज में पाया जाता है। कि ये कहते हैं कि केवल आर्थिक कारक ही नहीं होते, जैसे मार्क्स ने कहा है कि केवल आर्थिक कारक ही हैं जो समाज में वर्ग का काम करते हैं, समाज को वर्गों में बांटता है। तो ये कहते हैं, जो मैक्स वेबर हैं, कहते हैं कि केवल आर्थिक कारण ही नहीं है, बल्कि जो सांस्कृतिक है और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी समाज में असमानता को दिखाती है, असमानता का कारण बनती है। इसके अलावा पियरे बोर्डू हैं, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित जो हायरार्की या असमानता, उससे संबंधित अपने विचार दिए हैं। सांस्कृतिक पूंजी, जो व्यक्ति रिच फैमिली से है, अमीर वर्ग से है, उच्च वर्ग से है, तो उसकी संस्कृति जो है वो भी उच्च होगी। तो सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी, समाज में उसकी कैसी प्रतिष्ठा है, वो पूंजी उसका कितना नेटवर्क है, कितना वो फेमस है। तो ये सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक जो हिंसा, इसको भी उन्होंने असमानता का कारण माना है। पियरे बोर्डू का जो मेन कंसेप्ट है, जो उनके मुख्य विचार हैं, इसमें आप डिफ्रेंशिएट करें, जैसे मैक्स वेबर का है, तो मैक्स वेबर ने कहा कि आर्थिक कारक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। और पियरे बोर्डू कहते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और प्रतीकात्मक जो हिंसा है वो असमानता का कारण है। ये बोलते हैं कि असमानता केवल आर्थिक ही नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक पूंजी के माध्यम से भी होती है। तो ये इनके मुख्य कीवर्ड्स हैं पियरे बोर्डू के। एंथनी गिडेंस सामाजिक में असमानता को जो बताते हैं, ये संरचना और एजेंसी की बात करते हैं। संरचना वो है जो कि समाज में समाज को जो व्यवस्थित करते हैं, जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अनौपचारिक, जो कि समाज की संरचना में है, वही समाज की संरचना है। एजेंसी है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है, वो एजेंसी के रूप में है। इसी के जो समाज में बदलाव है, बदलाव के लिए व्यक्तियों की भूमिका होती है, और उस व्यक्ति की जो भूमिका होती है उस पर समाज की जो संरचना है उसका भी योगदान रहता है। तो ये भी ड्यूअलिटी की बात करते हैं एंथनी गिडेंस, जो कि समाज में जो स्तरीकरण है उसको दिखाते हैं, हायरार्की को दिखाते हैं। जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास। कास्ट जो जाति, जन्म पे आधारित होती है। समाज की जो व्यवस्था है, जिस व्यक्ति का जिस जाति में जन्म होता है वो उसी जाति में रहता है। जाति व्यवस्था जो है वो वर्ण सिस्टम से आई है और ये धर्म से प्रभावित होकर आई है। जाति ये जो जाति की प्रथा जो चली है समाज में, जो व्यवस्था बनी है, ये वर्ण सिस्टम से आई है और वर्ण सिस्टम धर्म से प्रेरित है। वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित है। जो वर्ग बने हैं वो भी जाति की तरह ही हैं, लेकिन ये वर्ग जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन हैं वो उतना, उससे जिसके पास कम है वो निम्न वर्ग में आएगा और जिसके पास ज़्यादा है वो उच्च वर्ग में आएगा। तो जिसके पास ना तो ज़्यादा है ना तो कम है वो मध्यम वर्ग में आएगा। तो वर्ग की जो स्थिति है ये आर्थिक स्थिति के कारण बनी है। निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। इनसे संबंधित समाजशास्त्री जिन्होंने जाति का अध्ययन किया, वर्गों का अध्ययन किया है, अपना जो कंसेप्ट दिया है, एम.एन. श्रीनिवास।
इनके प्रमुख विचार हैं, जो उनके महत्वपूर्ण विचार हैं वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, कल्चरेशन और वेस्टर्नाइजेशन। ये जो कंसेप्ट है ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। इनका जो सिद्धांत है, जाति व्यवस्था समय के साथ बदलती है। जो जाति व्यवस्था है वो समय के साथ बदलती है। निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाकर सामाजिक उन्नति करते हैं। इन्होंने कहा कि जो जाति है वो धीरे धीरे कैसे मतलब उच्च की तरफ जाती है, उनका जो उच्च जाति है उसकी नकल करती है, उनके जैसे रहन सहन, उनके जैसे खान पान को अपनाती है, उनके कल्चर को अपनाती है, तो धीरे धीरे वो भी अपनी व्यवस्था को बदलती हैं। तो जिस तरह से इस कारण वो अपना जो उनकी संस्कृति है अब उनका संस्कृतिकरण हो रहा है। तो इसी को उन्होंने संस्कृतिकरण को और पश्चिमीकरण को इस आधार पे समझाया है कि जाति व्यवस्था जो है वो भी धीरे धीरे बदलती है उच्च जातियों के मानदंडों को अपनाकर। इनसे संबंधित बी.आर. अम्बेडकर, इनके प्रमुख विचार हैं जाति उन्मूलन, सामाजिक न्याय। सिद्धांत हैं जाति व्यवस्था जो कि शोषण का माध्यम है। इन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है वो व्यक्ति के शोषण का माध्यम है, इसे समाप्त करना समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने अपने मुख्य कंसेप्ट में कहा कि इसको समाप्त कर देना, जाति व्यवस्था जो अगर वो समाप्त होती है तो समाज में सुधार होता है। तो समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इसे समाप्त करके, जाति व्यवस्था को समाप्त करके। जाति व्यवस्था कैसे समाप्त हो सकती है? जब इंटरकास्ट मैरिज होंगी तो एजुकेशन मिलेगी तो ही जाति व्यवस्था का जो है वो खंडन हो सकता है। बी.आर. अम्बेडकर के कीवर्ड्स भी इनकी पुस्तकें प्लेलिस्ट में कीवर्ड्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। लुइस डुमंट के प्रमुख विचार जो हैं वो जाति का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ कास्ट, पवित्र और अपवित्र, ये इनका प्रमुख विचार है। जाति की हायरार्की बताई है। भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसमें इन्होंने जो अपना अध्ययन किया उसमें ये पाया कि जो जाति व्यवस्था है उसमें धर्म और अनुष्ठानों पे आधारित है। जाति व्यवस्था धर्म और अनुष्ठानों पे आधारित है तो ही ये जाति व्यवस्था कठोर बनी है। कार्ल मार्क्स, इन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ग से संबंधित कंसेप्ट दिया है वर्ग संघर्ष का, कि वर्गों के बीच में आर्थिक असमानता, समाज में जो वर्ग हैं उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आर्थिक स्थिति के कारण बनते हैं। इसी कारण समाज में अस्थिरता फैलती है। जब असमानता पैदा होती है तो समाज में अस्थिरता भी बनती है। लिंग, यौनिकता, दिव्यांगता, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। लिंग है जेंडर, पुरुष और महिला की जो सामाजिक भूमिका होती है। जो जेंडर जो कि एक सामाजिक नाम है जेंडर, जो कि पुरुष और महिलाओं को सामाजिक आधार पर बांटता है। इसका सामाजिक निर्माण होता है कि महिलाएं, जैसे पुरुष जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, महिलाएं कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं, बल में कमज़ोर होती हैं। तो ये एक धारणा जो है वो एक सामाजिक धारणा है। तो ये सामाजिक भूमिका है जेंडर। पितृसत्ता और नारीवाद का प्रभाव जो है वो लिंग पे हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यौनिकता, सेक्सुअलिटी, यौन पहचान और प्रवृत्तियाँ, LGBTQ, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, जो लेस्बियन, गे हैं, उनसे संबंधित जो मुद्दे, उनको भी आप गो थ्रू जरूर कर लें। दिव्यांगता, डिसेबिलिटी, समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण, समावेशित और जो उनके अधिकार हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है उनसे संबंधित आप जो करंट्स में न्यूज़ में होंगे उनको आप एक बार पढ़ लें। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं सिमन डे बेबियोर, इनके जो महत्वपूर्ण विचार है सिमन डे बेबियोर। नारीवाद का जो कंसेप्ट है, नारीवाद की वीडियो बनाई है। नारीवाद जो एक विचारधारा है जिसमें कि 3 तरह की लहर आती हैं। नारीवाद की जो विचारधारा है, तीन लहरें हैं, उनके बारे में वीडियो बनाई है। नारीवाद की 2-3 वीडियो हैं, आप उनको देख लें। उनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नारीवाद की विचारधारा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, उनके बारे में आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं।
इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, सिमन दे बिब्योर, इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स, दूसरा लिंग, इनका महत्वपूर्ण विचार है। इसमें ये कहते हैं कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो उनके अधीन होती है, अधीन स्थिति में रखता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को अपने बराबरी का दर्जा नहीं देता है। जूडिथ बटलर, इनके प्रमुख विचार हैं प्रदर्शनात्मक लिंग, कि जो लिंग है, जो जेंडर है, वो एक सामाजिक निर्माण है। जेंडर जो धारणा है वो सामाजिक धारणा है कि जो अभी हमने पहले पढ़ा कि पुरुषों के मुकाबले में जो स्त्रियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, ये एक सामाजिक धारणा है जेंडर जो है, जिसे व्यवहार और संस्कृति के माध्यम से दर्शाया जाता है। इरविंग गॉफमैन का प्रमुख विचार है स्टिग्मा। इरविंग गॉफमैन के बारे में भी पढ़ाया है, उसको देख सकते हैं। स्टिग्मा जो दिव्यांगता या फिर कोई अन्य पहचान, कोई व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है पीछे जो उसकी सज़ा भी भुगत ली है, उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है, उसने वो सज़ा पा ली है, फिर भी समाज में जब वो आता है, समाज में जब वो रहने आता है तो वो जो स्टिग्मा है उसके साथ लगा रहता है, वो लेवल उसके साथ लगा होता है, वो उसको सुधरने पे या फिर वो आगे का जो जीवन है उसको जीने में दिक्कतें आती हैं, उसको चुनौती मिलती है। गेल हार्डिंग, इनके प्रमुख विचार है नारीवादी विज्ञान। सिद्धांत में, विज्ञान में भी जो लिंग भेदभाव है उसकी बात करते हैं। नस्ल, जनजाति और जातीयता, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। रेस शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो भेदभाव होता है, रंग भेद। नस्ल, ट्राइब में कुछ आदिवासी समूह और उनकी परंपराएं होती हैं जो कि उनकी मुख्य धारा से अलग होती हैं, उनकी जो जीवन शैली है वो बाकी की आम लोगों से अलग होती है। एथनिसिटी, जातीयता की एक विशेष उनकी संस्कृति होती है जहाँ उनकी भाषाई पहचान होती है, जैसे किसी क्षेत्र में रहते हैं उनकी कोई विशेष संस्कृति है, एक जैसी संस्कृति है उनकी, और उनकी वो जो पहचाने जाते हैं एथनिसिटी है कि वो अपनी भाषा के द्वारा पहचाने जाते हैं या उनकी कोई संस्कृति है उसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं। ये क्षेत्रीय जाति समूह होता है। इनसे संबंधित समाजशास्त्री W.E.B. ड्यू बोइस, इनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं नस्लीय भेदभाव, डबल कॉन्शियसनेस। नस्लीय भेदभाव के कारण लोग दोहरी पहचान महसूस करते हैं। डबल कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट किसने दिया है? W.E.B. ड्यू बोइस ने। अर्नेस्ट गेलनर, इनका प्रमुख विचार है जातीयता और राष्ट्रवाद। सिद्धांत है इनका जातीय समूहों के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार। वीरेंद्र नाथ मिश्रा, इनके जिस पे इन्होंने काम किया है आदिवासी समाज पे। सिद्धांत आदिवासी समुदायों के विकास और उनकी जो विशिष्ट संस्कृति है उसकी पहचान का अध्ययन किया है। बेनेडिक्ट एंडरसन, इनका जो विचार है कल्पित समुदाय। जातीय और राष्ट्रीय पहचान सामाजिक कल्पना का परिणाम है। ये कहते हैं कि जो जातीय है और राष्ट्रीय जो पहचान है वो सामाजिक कल्पना का एक परिणाम होती है। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, सोशल चेंज एंड प्रोसेस, इसमें विकास और प्रसार, इवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। समाज का जो विकास है वो जो धीरे धीरे विकास होता है, क्रमिक विकास, तो उसमें नए विचारों और प्रथाओं का प्रसार होता है। जब समाज का धीरे धीरे विकास होता है तो उस विकास कैसे होता है, उसमें नए विचार आते हैं, नए विचार जैसे ऐड होते हैं, प्रथाएं, वो जो पुरानी प्रथाएं हैं वो बदल के नई प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। जिस तरह से फिर इसी को हम कहते हैं कि क्रमिक विकास, धीरे धीरे उसका समाज का जो है वो विकास होता है। एंटोनियो ग्राम्सी इनसे संबंधित हैं। इन्होंने जो इनके विचार हैं कल्चरल हेजिमोनी, एंटोनियो ग्राम्सी का ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कल्चरल हेजिमोनी, सांस्कृतिक प्रभुत्व। सिद्धांत ये जो समाज में परिवर्तन है वो सांस्कृतिक मूल्यों और विचारधाराओं के प्रसार से होता है। एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा है कि जो समाज में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के जो मूल्य हैं, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो दूसरे से जब सीखते हैं, उनके संस्कृति में पहले उनके मूल्यों में वो चेंज आता है, फिर उनकी विचारधारा में उनकी विचारधारा में जब चेंज आता है वो उसका फिर प्रसार होता है, उसी प्रसार के कारण समाज में परिवर्तन आता है।
तो इससे संबंधित उन्होंने कंसेप्ट दिया है कल्चरल हेजमोनी। अगस्ट कॉम्टे जो उनका प्रमुख विचार है समाज के परिवर्तन से संबंधित, विकास से संबंधित, कि समाज का जो विकास है वो धीरे धीरे क्रम के अनुसार होता है। जैसे जो समाज है वो धार्मिक से फिर दार्शनिक से वैज्ञानिक अवस्था से गुजरता है। इन्होंने समाज का जो विकास है इन अवस्थाओं से गुजरा है, तो ही समाज में परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे क्रम के अनुसार हुआ है। W.F. ऑगबर्न ने अपना जो कंसेप्ट दिया है कल्चरल लैग, इनका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कल्चरल लैग के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। कि कल्चरल लैग इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा है कि संस्कृति जो है वो भौतिक संस्कृति एक है, अभौतिक संस्कृति, गैर भौतिक संस्कृति। इसके बीच जो परिवर्तन की गति है उसमें असमानता आती है। जैसे जो भौतिक संस्कृति, जैसे टेलीफोन है, फ़ोन से अब उसका पहले रिसीवर वाले फ़ोन होते थे, अब आईफोन है, उसका विकास, भौतिकी जो विकास है वो हो चुका है, वो हो गया है, वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो जो संस्कृति है, लोगों के जो विचार हैं उसको जो चलाने के लिए अभी भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि जो जैसे 5G आ गया है तो कंप्यूटर सबको वो नॉलेज नहीं है, तो उसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो यही जो असमानता है, जो अभौतिक संस्कृति है, जो गैर भौतिक संस्कृति, ये गैर भौतिक संस्कृति है और ये भौतिक संस्कृति, इसमें तीव्र गति से विकास हो रहा है और इसमें बहुत धीमे धीमे से। तो ये जो असमानता है, इसी असमानता को उन्होंने कल्चरल लैग कहा है, सांस्कृतिक विलंब कहा है। मैलिनोवस्की, इनका प्रमुख जो विचार है सांस्कृतिक प्रसार की बारे में इन्होंने अध्ययन किया कि एक समाज दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करता है। इससे संबंधित उन्होंने कुलारिंग, ये जो कुलारिंग प्रथा है इसका उन्होंने कंसेप्ट दिया है। ये ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की के बारे में डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें कुलारिंग को भी समझाया है कि कैसे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, अपना समाज में जो सम्मान है उसको बनाए रखते हैं। तो ये सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। आधुनिकीकरण और विकास, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की ओर बदलाव। जो पुराना समाज है, पारंपरिक समाज है, उस समाज से धीरे धीरे कैसे आधुनिक समाज की ओर बदलाव हुए। औद्योगिकरण से शहरीकरण का, जो शहरीकरण आया, औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण का प्रभाव। इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं W.W. रोस्टो, इनका प्रमुख जो विचार है आर्थिक विकास के, इन्होंने चरण दिए हैं कि आर्थिक जो विकास औद्योगिकरण के कारण ही शहरीकरण हुआ। औद्योगिक आर्थिक विकास का इन्होंने चरण बताए हैं, 5 तरह के चरण बताए हैं परिवर्तन के, जिस कारण जो पारंपरिक समाज है वो आधुनिक समाज की ओर बढ़ा, उसमें परिवर्तन आया। सैमुअल हंटिंगटन, इनके प्रमुख विचार राजनीतिक आधुनिकीकरण, समाज में विकास और स्थायित्व के बीच जो संतुलन है, समाज का जो विकास होता है और साथ में वो स्थायित्व रह रहा, समाज में विकास और स्थायित्व के बीच में जो संतुलन है उसकी बात करते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण से समझाया है। एंथनी गिडन्स, इनके महत्वपूर्ण विचार है संरचना और एजेंसी, आधुनिकीकरण और विकास का जो संबंध है वो समाज की संरचनाओं से है। इन्होंने कहा कि जो आधुनिकीकरण है और उसका विकास जो हो रहा है समाज का, उसका संबंध किससे है? समाज की संरचना से। फर्नांडो कार्डोसो, इनका विचार है डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता का सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी है? कार्डोसो ने। विकासशील देशों का जो पिछड़ापन है विकसित देशों पर निर्भरता का परिणाम है। तो जो विकासशील देश कौन से हैं? जो कि अभी विकास हो रहा है, जिनका विकासशील देश जैसे भारत है, तो ये इनका विकास हो रहा है। और विकसित देश वो हैं जिनका विकास हो चुका है, वो विकसित हैं। उन देशों पर निर्भर होना, उन देशों पर निर्भर होना का परिणाम क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो इसी संबंधित इन्होंने दी है। तो ये इनका जो पिछड़ा, विकासशील देशों का पिछड़ापन किस कारण है? उन पे निर्भर होना, जो विकसित देश हैं उन पर निर्भर होने के कारण। सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव, वैश्वीकरण से विविधता और समरूपता। इनसे संबंधित, वैश्वीकरण से संबंधित जो ग्लोबलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उससे संबंधित एंथनी गिडेंस, इनका प्रमुख विचार है वैश्वीकरण और आधुनिकता। इन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के कारण, मॉडर्नाइजेशन के कारण जो समय और स्थान है उस सीमा को तोड़ दिया है। ग्लोबलाइजेशन ने उस समय और स्थान की सीमा को तोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के किसी भी देश में कोई घटना घट रही है, उसका कोई लाइव प्रसारण हो रहा है, तो वो दूसरे देश में उसी समय देखी जा सकती है। तो इसमें जो स्थान बहुत दूर है, जो उसके बीच में दूरी है, उसको उसने, ग्लोबलाइजेशन ने उसको ख़त्म कर दिया है, समय को ख़त्म कर दिया है कि वो उसी समय देखी जा रही है, जो उस समय हो रहा है वो उसी समय लाइव देखा जा रहा है। तो समय और स्थान की दूरी को उसने समाप्त कर दिया है। किसने? ग्लोबलाइजेशन ने, वैश्वीकरण ने। इसके अलावा इमैनुअल वालस्टीन का ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये सारे कीवर्ड्स जो दे रही हूँ वो आप उसको नोट डाउन कर लें, आप उसको लिख लें, या फिर आप इसको 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे। वैश्वीकरण के तहत जो दुनिया को 3 क्षेत्रों में बांटा है, किसने बांटा है? इमैनुअल वालस्टीन ने। दुनिया को देखने के लिए इन्होंने 3 तरह के क्षेत्र बताए हैं, कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी की बात करते हैं। वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटते हैं, वो कौन है? इमैनुअल वालस्टीन। इस दुनिया को 3 क्षेत्रों में बांट के वो वैश्वीकरण का मतलब अध्ययन करते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत जो है वो इसी से संबंधित है। इसके अलावा उल्रिक बेक, जोखिम समाज, इनका प्रमुख कंसेप्ट है जोखिम समाज, रिस्क सोसाइटी। वैश्वीकरण के कारण जो समाज में नए प्रकार के जोखिम उभरे हैं उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो इसके लिए वो डायलॉगिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट देते हैं। जैसे जलवायु जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज, परमाणु के कारण जो रिस्क हो गया है, जितने ज़्यादा परमाणु बम बन रहे हैं उतना ज़्यादा खतरा है, रिस्क है, तो इसकी ये बात करते हैं। रिस्क सोसाइटी इसी से संबंधित है। उल्रिच बेक का कंसेप्ट है रिस्क सोसाइटी। रोनाल्ड रॉबर्टसन, इनका प्रमुख विचार जो है रोनाल्ड रॉबर्टसन का ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और स्थानीयता का संयोजन, इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट है सोशल मोबाइलिटी, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित होना, मोबाइल होना, गतिशील होना, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जो मोबाइलिटी। अपवर्ड मोबाइलिटी, जैसे कोई पीएन है, पीएन से वो व्यक्ति जब उसकी प्रगति होती है, अगर वो किसी ऑफिसर के पद पे पहुंच जाए तो वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड मोबाइलिटी। अगर ऑफिसर है या कोई क्लर्क है तो वो अब वो नीचे वाले पद पे आ गया है, तो वो पीएन के पद पे आ गया, तो वो उसकी क्या है? डाउनवर्ड मोबाइलिटी। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं, पॉल बिली, फ्लोरेंस क्लिड, इनका महत्वपूर्ण विचार है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मोबाइलिटी है। व्यक्तियों का समाज में वर्ग स्थिति जो बदलती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबाइलिटी के कारण, गतिशीलता के कारण बदलती है। कि व्यक्ति का जो स्टेटस है वो अब उच्च हो गया है तो उस कारण उसकी स्थिति बदल गई समाज में, या फिर उच्च था, उसके पिता जो हैं वो कोई ऑफिसर थे, तो अब वो कोई छोटा मोटा उसका बेटा जो है वो छोटा मोटा कार्य करता है, तो उसकी जो स्थिति है समाज में अब डाउनवर्ड आ गई है। तो समाज में जो वर्ग है, जो स्थिति है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड गतिशीलता के कारण बदलती है कि वो किस तरफ गया। पीरे बोर्डू, इनका प्रमुख विचार है सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी। सामाजिक जो गतिशीलता है उसमें, गतिशीलता में शिक्षा और सांस्कृतिक पूंजी का महत्व होता है। गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता में किसका रोल बताया उन्होंने? शिक्षा और सांस्कृतिक पूंजी का। इससे संबंधित उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी पे जोर दिया है कि वो समाज में गतिशीलता लाते हैं। सोरोकिन, पितृम सोरोकिन, इनका प्रमुख विचार है सामाजिक गतिशीलता के इन्होंने प्रकार दिए हैं। पितृम सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के प्रकार दिए हैं। पितृम सोरोकिन के बारे में भी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो कि
हॉरिजेंटल जो गतिशीलता है वो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, और वर्टिकल भी हो सकती है। गतिशीलता के बारे में बताया है इन्होंने, प्रकार बताए हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने, इनका प्रमुख जो विचार है गतिशीलता से संबंधित, गति संस्कृति के कारण। जब कोई निचला वर्ग, जो नीची जाति है, जब वो ऊंची जातियों के रीति रिवाज को सीखता है, या उनके रहन सहन, उनके जो मूल्य आदर्श है, उनके मानदंड है, उनको वो अपनाता है, तो उस वर्ग का या फिर उस जाति का संस्कृतिकरण होता है। तो संस्कृति के कारण भी समाज में जो है वो गतिशीलता आती है, उसकी सामाजिक उन्नति होती है। तो सामाजिक गतिशीलता जो है वो संस्कृतिकरण के कारण होती है। तो ये थे यूनिट 3 का, हमने इसको पूरे को रिवाइज कर लिया है। इसकी 3 वीडियो में पढ़ा है, 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ, ये तीसरी वीडियो थी। अगर आप यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, और पीडीएफ जो है वो ऐप में ही आप देख सकते हैं। जो कोर्स 1000 रुपये का अगर अभी आप खरीदते हैं वो आपको 800 में पड़ेगा। 20% इसमें छूट दी जा रही है, सो आप इसको खरीद सकते हैं। और वीडियो जो मैंने अभी रिवाइज करवाया है, इनसे संबंधित वीडियो बना भी चुकी हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।